नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा हमसफर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बस्ती से। तो आइए बात कर लेते हैं। इसके पिछले क्लास में हमने आपसे बात किया था लीवर पर, और एक सुनीता चौहान जी हैं, उन्होंने लिखा कि सर जिस तरीके से आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की व्याख्या कर रहे हैं उसी के साथ उससे संबंधित रोगों की भी चर्चा कर लिया करें। तो सुनीता जी, रोग पर चर्चा मैं बहुत कर चुका हूं और मैं इस पर भी चर्चा दोबारा नहीं करना चाहता था, इसीलिए बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं, चूंकि बहुत ज़्यादा लंबा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लास में ले चुका हूं, 65 क्लास ले चुका हूं, इसलिए बहुत शॉर्ट में बोलना चाहता हूं। फिलहाल मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से जिस अंग की बात मैं करूं उससे संबंधित प्रमुख रोग या प्रमुख लक्षणों की भी व्याख्या हो जाए। हमारा जो पैंक्रियाज है, अगर पैंक्रियाज की बात को हम ध्यान में दें तो मैं समझता हूं कि लीवर के बाद ये सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है जो हमारे ड्यूडेनम के पास पाई जाती है। इसकी छोटी छोटी कोशिकाएं लोब्यूल्स में बटी होती हैं। ये लगभग 15 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और लगभग 90 ग्राम तक इसका वजन होता है। एक सिरोसस में, या जिसको आप सिरोसा कह लें, उसके एक लसलसदार एक झिल्ली में ये बंधी होती है। और इसमें हमें देखते हैं कि इसकी 90% जो कोशिकाएं हैं या 90% जो लीवर का पार्ट है वो एक्सोक्राइनिक ग्लैंड्स कहलाता है या एक्सोक्राइन सिस्टम बनाता है, जिसमें से वाह हार्मोन्स का, एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है और 10% इसकी कोशिकाएं एंडोक्राइन हार्मोन्स या एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं। आपको याद होगा एक्सो और एंडो, ये दो शब्द ऐसे हैं। एक्सो मीन होता है वाह और एंडो मीन होता है बाहर। ये एक मिक्स ग्लैंड है आपकी पैंक्रियाज, जिसको आप अग्नाशय कहते हैं हिंदी में। मिक्स ग्लैंड का फंक्शन, पहले हम आपको यह बता दें कि एक्सो और एंडोक्राइन में अंतर क्या है। सपोज कीजिए कि हमारे इस रूम में एक कोई मोटर लगा है, पानी का पंप करने वाला मोटर, और वहां से पाइप हमको लगभग 500 मीटर दूर एक खेत में या किसी पहाड़ में या तालाब में पहुंचाना है। हम यहां से मोटर खोल देते हैं और पानी पूरा भरता हुआ दूर दराज तक फैलता हुआ और फिर वहां तक पहुंच जाता है उस खेत में। जब वो आसपास के सारे खेत को और खलिहान को भिगो देता है, भर देता है, पानी आगे आगे धीरे बढ़ता रहता है। या यूं कहें जैसे नदियों का बाढ़ आता है। नदियों का जब बाढ़ आती है तो उसकी कोई दिशा तय नहीं होती है, वो जहां जिस जगह पाता है अपना नीचापन, उस तरफ वो फैलता जाता है और फैलते फैलते वो अपना विकराल रूप ले लेता है और उसी दौरान जहां तक उसको पहुंचना है वहां ही पहुंच जाता है। यानी एक्सो का मतलब कि बिना किसी मार्ग के, अनियमित मार्ग से अपने कार्यों को आगे बढ़ाना। और जो एंडो शब्द है, ये एक निश्चित मार्ग होता है कि यहां से निकल के इस मार्ग के द्वारा यहां तक पहुंचेगा। यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो निश्चित समय पे एक निश्चित डक्ट के द्वारा संबंधित ऑर्गन या संबंधित टारगेट सेल तक अपने एंजाइम्स को या हार्मोन्स को पहुंचाती हैं। और जो एक्सो शब्द है, इसमें निकलने वाले एंजाइम्स या हार्मोन्स संबंधित ग्लैंड से विभिन्न प्रकार से पूरा हर टिश्यू को फुल करते हुए टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से या जेनेटिक जीन्स के माध्यम से आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। एक न्यूक्लियोप्लाज्म से दूसरे न्यूक्लियोप्लाज्म में, फिर तीसरे न्यूक्लियोप्लाज्म में, और इस तरीके से होते हुए या टिश्यू फ्लूइड में या सेल वॉल के आसपास से ट्रांसफर किए जाते हैं। तो पैंक्रियाज से जो एक्सोक्राइन के जो हार्मोन निकलते हैं वो कई रूपों में होते हैं। और जो एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स होते हैं वो अलग अलग उसमें निकलते हैं।
जो एंडोक्राइनिक पार्ट होता है उसमें जो कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है, एक गुच्छा होता है, जिसे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जिसमें से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन का काम आपको पता है कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना, उपापचय करके उसको तोड़ना, ग्लूकोज के विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करना। लेकिन जो पैंक्रियाटिक जो जूस होता है, जो एक्सोक्राइनिक ग्लैंड से पैंक्रियाटिक जूस बनता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है। और सोडियम बाइकार्बोनेट चूंकि क्षारीय होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7.2 से लेकर के 8.3 तक होता है, ये क्या करता है कि ड्यूडेनम जो आया हुआ काइम होता है, काइम जिसे आप कहते हैं, जो भोजन का पिसा हुआ आपके आमाशय के पास जो, और जब नीचे वो ड्यूडेनम में उतरता है तो जो भोजन का एक तरीके का जो लुगदी बनती है, या जो उसका जो एक, हम उसको दूसरी भाषा में क्या कह लें कि जब हम भोजन को मुंह में चबाते हैं तो चबाने के बाद उसके टुकड़े छोटे होते फिर अंदर जाता है, तो उसमें तमाम पाचक एंजाइम्स या हार्मोन्स मिल करके उसको और तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। तो जो एक पेस्ट जो बनता है वो पेस्ट काइम कहलाता है। और काइम जो आगे बढ़ता है वो एसिडिक मीडियम में होता है। एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में चेंज करने का काम भी आपका पैंक्रियाटिक जूस ही करता है, क्योंकि ड्यूडेनम में जो भोजन पचता है वो क्षारीय माध्यम में पचता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस आपके पाचन क्रिया का एक अहम पार्ट है, जो पाचन क्रिया के ड्यूडेनम के पार्ट में ये अपनी अहम भूमिका निभाता है। जिन लोगों की पैंक्रियाज गड़बड़ होता है या पैंक्रियाज में सूजन होती है, उसकी कोशिकाएं सूज जाती हैं, जिसे आप क्लोम ग्रंथि शोथ या पैंक्रियाजाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, रोगी को जी मचलाता है, उल्टी होती है, दर्द का अनुभव होता है, पेट फूला फूला रहता है, हमेशा पेट फूला रहेगा। ऐसे तमाम लोग होते हैं जिनका पैंक्रियाज डिस्टर्ब रहता है, तो कहते हैं सर हमको भोजन करने के पहले ही हमारा पेट फूला रहता है और भोजन कर लेते हैं तो हमको और उलझन होती है, तरह तरह की शिकायतें वो कंप्लेंट करते हैं। ये सारे के सारे लक्षण आपके पैंक्रियाज के ही हो सकते हैं। हमारे जो एक्सोक्राइनिक जो सिस्टम है पैंक्रियाज का, जिसमें एमाइलेज एंजाइम निकलता है, जो काइम के स्टार्च को, जो हमारे मुख में स्टार्च बनता है, उसको माल्टोज में तोड़ देता है। आप स्टेप्सिन होता है जो लिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, जो हमारे भोज के पदार्थों में जो लिपिड आता है। इसी तरीके से आपका स्ट्रेज होता है जो कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करके अलग करता है भोजन से, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को संपन्न करने के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। फास्फेटेज होता है जो फास्फोलिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियेज होता है जो डीएनए और आरएनए से जो आपके विभिन्न प्रकार के सिस्टम होते हैं उनको न्यूक्लियोसाइड में चेंज करता है वो। तो अलग अलग तरीके के तमाम एंजाइम्स हैं जिसमें अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि पैंक्रियाज हमारा एक हमारे स्टमक पार्ट का या एब्डोमिनल रीजन का की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है, जिसकी पाचन क्रिया में एक अहम भूमिका है। और पाचन अगर पैंक्रियाटिक जूस नहीं बन पा रहा है, पैंक्रियाटिक जूस में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि हमारी पाचन क्रिया बाधित होगी, हमारा अम्लीय माध्यम क्षारीय माध्यम में बदलेगा नहीं, जिससे हमको लगातार गैस बनेगी, हमारा जी मचलाएगा, भोजन हमारा पचने से रुकेगा और ड्यूडेनम सही कार्य नहीं कर पाएगा, जिससे हमको वोमिटिंग होगी, पेट में गैस ज़्यादा बनेगी तो दर्द भी अनुभव हो सकता है। दर्द आपका आगे से लेकर के पीछे पीठ की ओर घूमता नजर आएगा। ये तमाम पैंक्रियाटाइटिस के लक्षण हैं जिसको आपको नजरअंदाज नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि लगातार पैंक्रियाज की भूमिका हमारे पाचन क्रिया में बनी हुई है। और इसके संदर्भ में जो दवाएं आपको बताई जा चुकी हैं पैंक्रियाज के गड़बड़ होने में, या मेरी बुक में जो लिखी हुई है, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ और बता दूं कि हमारे तमाम साथी कहते हैं कि आप अपने लेक्चर में कुछ दवाएं अलग बताते हैं और आपकी बुक में कुछ दवाएं अलग हैं। मैं ये समस्या यहाँ पे सॉल्व कर दूं। दरअसल जब हम आपसे इस समय क्लास में बात कर रहे हैं तो हम किसी रोगी पर्टिकुलर विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉमन सिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको उस कॉमन सिस्टम के संबंधित आसपास के अंगों की मेडिसिन को सेलेक्ट करने का तरीका बताते हैं और उन अंगों से संबंधित उस रोग की
विशेषता को बताते हुए हम आपको दवाओं को सेलेक्ट करना बताते हैं। हमारी बुक में जो दवाएं लिखी हैं वो पर्टिकुलर उस रोग पर हमने जब कई रोगियों को देखा है, एक नहीं कम से कम 50-100 रोगियों को देखा है, तो उन दवाओं का सिलेक्शन हमने कॉमन प्रोसेस से किया है। और कॉमन प्रोसेस से करने के बाद हमने ये भी कहा है कि आपको कोई जरूरी नहीं कि मेरी लिखी गई दवाएं जो मैंने अपनी बुक में लिख दिया वो आपके हर रोगी पे काम करे, क्योंकि हर रोगी के शरीर की संरचना अलग होती है, उसका सिस्टम अलग होता है। जैसे पैंक्रियाज को आप ले लें, हमारे शरीर में पैंक्रियाटिक जूस बहुत कम जरूरत निकल रहा होगा, हो सकता है कोई हेल्दी आदमी हो, उसका पैंक्रियाज कुछ बड़ा हो, उसके शरीर के हिसाब से उसका कुछ पैंक्रियाटिक जूस की मात्रा ज़्यादा निकल रही हो, या उसके आसपास पैंक्रियाज अगर उसका गड़बड़ जा रहा है तो उसके आसपास कहीं पर किडनी में या आपके लीवर में कोई और दिक्कत आ रही हो। तो हर रोगी की अलग अलग कंप्लेंट पर आपको 1-2 दवाओं में हेरफेर करना पड़ सकता है। इस तरह ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने बुक में कुछ और बताया, यहाँ कुछ और बताया। यहाँ पे हम आपको कॉमन प्रोसेस बताते हैं और बुक में हमारी जो है वो हमारे किए गए अनुभव हैं। मैंने इसे लिखा है इन माई एक्सपीरियंस, तो वो मेरे एक्सपीरियंस हैं जो मैंने रोगियों पर आजमाया और मैंने उस पर सफलता पाई है। और हमारे तमाम साथी इस पर बात भी कर रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं और सबको उसके परिणाम भी मिल रहे हैं। इस नाते कोई संशय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चमत्कार पर नहीं है। जैसा मैंने आपसे पिछले बताया था कि अभी हमारे एक रोगी जो पटना होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के ऑनरेरी मेंबर हैं, ऑनरेबल मेंबर भी हैं, ऑनरेरी मेंबर भी हैं, और उनकी औषध भी मेरे यहाँ हरिया हेडक्वार्टर से पटना जा रही है और उनको बहुत अधिक लाभ भी है। और आज उन्होंने फ़ोन करके हमसे कुछ और फार्मूले पूछना चाहे थे और जो दवाएं मैंने भेजी थी उसका भी उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन मांगा था और उन्होंने मेरी पुस्तक भी मंगाई है। तो मैंने आपसे बताया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को होम्योपैथी के अच्छे विशेषज्ञ भी स्वीकार करने लगे हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं में एक अलग करिश्मा, एक अलग जादू है। और जादू शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि इन दवाओं का कार्य कभी कभी इतना अच्छा दिखाई पड़ता है कि मैं देने वाला स्वयं नहीं सोच पाता कि ये इतना जल्दी कैसे ठीक हो गया। इसलिए इसको ईश्वर का करिश्मा ही माना जाना चाहिए, या मैटी जी का आशीर्वाद माना जाना चाहिए, या हमारे पूज्य गुरुदेव रमाशंकर जी की आत्मा से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एंजाइम्स का एक जलता हुआ चिराग माना जाना चाहिए। आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। लेकिन जाने से पहले हमारा फोन कॉल नंबर और व्हाट्सएप नंबर 9793252355, इस पे आप हमको अपने रोगियों का वीडियो कॉल भी करा सकते हैं। वीडियो कॉल कराने से पहले आप हमारे अकाउंट में हमारी जो कंसल्ट फीस है वो भेज दिया करें, उसके बाद अगर आप वीडियो कॉल कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारी बुक को मंगाने के लिए आप हमारे फोन पे नंबर 9450563748 का या पेटीएम नंबर 790588 का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पेमेंट भेजने के बाद अपना पता और पिन कोड सही लिखना होगा, जिससे हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपनी दोनों बुक जो 2800 रुपये की है, अगर आप अलग अलग मंगाते हैं तो हैंडबुक हमारी 1650 की है और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हमारी 1350 की है। नमस्कार, शुभ रात्रि।